आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसने एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी को रिजेक्ट किया है और किन बुनियादों पर रिजेक्ट किया है, और उसकी बुनियाद जो है वो ब्रैकेट टेक्निक है। उसी को ज़्यादा डिस्कस करके वो ओल्ड एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी जिसके अंदर सफरिंग होती है उसको रिजेक्ट कर देगा। 269 सेकंड पैराग्राफ, रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। The essay Rejection of Tragedy is a study with special reference to Bertolt Brecht, who founded epic theatre as compared to the emotional theory of Aristotle. He rejected the conventional idea of tragedy and made tragedy more experimental and rational. तजर्बाती बना दिया, जहाँ पर तमाम ऑडियंस बैठ कर तजर्बा करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और साथ अक्ली बना दिया उसे ट्रेजेडी को इंस्टेड ऑफ इमोशनल। ही आल्सो सेड द सफरिंग्स ऑफ दिस मैन अपील मी बिकॉज दे आर अननेसेसरी। उसने कहा कि इस शख्स की सफरिंग में मुझे बहुत अपील किया क्योंकि ये गैर जरूरी सफरिंग थी। इट्स मीन दैट वो कहना चाहता है कि कैरेक्टर की सफरिंग दिखाकर अगर कोई ऑडियंस को अपील करना चाहता है सफरिंग के जरिए, तो इन सफरिंग का मैंने खास तौर पर नोटिस लिया है कि ये सफरिंग तो अननेसेसरी है, मैंने इसलिए नोटिस लिया उनका। नेसेसरी क्या था? कॉज एंड क्योर, दैट वाज नेसेसरी। He made people think about the situation. उसने लोगों को सिचुएशन से ऊपर बाहर निकलकर सोचने का कहा है। किसी भी आप चीज के दायरे के अंदर ठहरकर उसके बारे में नहीं सोच सकते। आप खुद जब अपने आप को कैरेक्टर के साथ रिकॉग्नाइज करके उसके इमोशंस को शेयर करना शुरू कर देंगे तो कभी भी आप काज़ और क्योर की तरफ नहीं जाएंगे। जब आपका कोई भी आइडियोलॉजी आप फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो रिलीजियस आइडियोलॉजी है या आपकी कोई रिचुअल आइडियोलॉजी है या आपकी कोई मॉडर्न आइडियोलॉजी है, जब उस आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे होते हैं तो उसके बारे में आप सही व्यूज भी नहीं दे सकते। आपके अपने हीरोज के बारे में जो आपके व्यूज होंगे, दीज वर नॉट अ न्यूट्रल एंड ट्रू व्यूज। जो आपके हीरो के बारे में व्यूज दूसरे लोग देंगे, दैट विल बी द ट्रू बिकॉज दे आर आउट ऑफ द सिचुएशन। So you have to see the character without him. You have to see the character without his suffering. You have to see the character without his situation. Without याद रखें. And in Aristotelian technique, you have to watch the character within. You have to watch the suffering within. You have to see the situation within. सो विदाउट आप देखना शुरू करेंगे जब, तो फिर आप ओवरव्यू कर सकेंगे। पहले कोई भी आइडियोलॉजी को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो पहले उस रिंग से बाहर तो आइए ना, और रिंग से बाहर आने वाली बात मेरी आप समझ रहे हैं। दायरे आपसे टूटते नहीं, तबसरे आपके छूटते नहीं। तबसरे जितनी मर्जी करा लो, दायरे से बाहर निकलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अरिस्टोटेलियन ड्रामा यहीं से है ना? yes, अच्छा जी। थिंक अबाउट द सिचुएशन प्रेजेंटेड इन द ट्रेजेडी एंड नॉट विद देन। और नॉट विद देन कि आपने ट्रेजेडी और सिचुएशन के या सफरिंग के विद इन नहीं हो जाना, विदाउट होना है। अरिस्टोटेलियन ड्रामा इन्फोर्स थिंकिंग फ्रॉम विद इन। अरिस्टोटेलियन ड्रामा आपको विद इन होना सिखाता है और वहां से सोचना सिखाता है, एंड सोचा नहीं, वहां से आपको इमोशनल करना सिखाता है। एंड ब्रैकेट्स थिएटर फ्रॉम विदाउट, और ब्रैकेट का थिएटर विदाउट, चाहे वो सिचुएशन के विदाउट, चाहे वो सफरिंग के विदाउट, या वो कैरेक्टर से भी आप विदाउट हो जाए। ये विदाउट की टर्म बड़ी टर्म है, आप देख लेंगे। ही यूज्ड डिस्टेंसिंग इफेक्ट्स टू टर्न पीपल लाइक हु सिट इन द चेयर। अच्छा, उसने अब ब्रैकेट ने वो कहता है अब ये क्योंकि रिजेक्शन ऑफ एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी है। रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी का मतलब है रिजेक्शन ऑफ द एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, नॉट रिजेक्शन ऑफ द टोटल ट्रेजेडी।
तो वो कहता है कि ब्रैकेट ये चाहता था कि वो उसे डिस्टेंसिंग इफेक्ट पैदा किए हैं, यानी कि उसने ऑडियंस का और करेक्टर का डिस्टेंस इस तरह से रखा है। डिस्टेंस मीन कि उनके दरमियान में इमोशनल ब्रिज नहीं बनने दिया, उनके दरमियान में सिचुएशनल ब्रिज नहीं बनने दिया, कि ऐसा ना हो कि करेक्ट जो ऑडियंस है वो करेक्टर के सिचुएशन के इन्वॉल्व हो जाए। ठीक। अच्छा, वो चाहता है कि वो लोग जो है उनको इस तरह टर्न करना चाहता है कि वो बैठे हुए हो चेयर में और अपनी नेक उन्होंने लगाई हुई हो चेयर की बैक साइड से, एंड स्मोकिंग, और बैठे स्मोक कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो वहां पर बैठे, एंड ऑब्जर्व, और वो ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां से देख रहे हो, जांच रहे हो, ना कि सिचुएशन की इन हो। He showed that the audience wanted to see. He showed that the audience wanted to see. उसने ब्रैक्टन टेक्निक में ये सिखाया कि ऑडियंस देखना चाहते हैं, ना कि ऑडियंस उसको वैसा ही महसूस करना चाहते हैं, अपने ऊपर तारी करना चाहते हैं। They want to see. याद है जब आप पार्ट सेकंड में आए थे तो मैंने कहा कि I will teach you how to see, कि देखना कैसे है। तो आज देखें कि हम लोग वाकई, आप लोग तमाम लोग पार्ट 1 की निस्बत पार्ट 2 में ज़्यादा अच्छा देखने के आदी हो रहे हैं, कि चीज़ों को देखना है, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं जाना, उसके अंदर डूब नहीं जाना। अब सिल्विया प्लेथ पढ़ेंगे तो सिल्विया प्लेथ की अब मीनिंग और होंगे, सिल्विया प्लेथ और तरह से आपको महसूस होगी। पहले आपने उसको किसी और तरह से देखा, पहले आपने इन मैंने आपको दिखाया क्योंकि हम सारा टोटल क्लासिकल मूड में थे, टोटल एरिस्टोटलियन मूड में थे हम पार्ट 1 में। अब हम मॉडर्न मूड में हैं तो वही चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। He showed that the audience wanted to see. Williams has discussed 6 plays of Beckett. Beckett के 6 plays को डिस्कस करता है। The Three Penny Opera, Saint John of the Stockyard, Die Mesnam, The Good Women of Suzanne, Mother Courage and Her Children, and The Life of Galileo। ये वो ड्रामाज हैं जो से सारे 1 by 1 डिस्कस किए हैं। किसने? विलियम ने। In the last play mentioned, the hero is offered 2 choices. हीरो को 2 choices दी गई, one between accepting the terms, एक ये है कि टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ले वो रिलीजियस लोगों की, और द अदर बीइंग डिस्ट्रॉयड, या फिर उसे मार दिया जाएगा। ये 2 choices थे उसके पास। Nevertheless, the hero recants, कुछ भी हो हीरो ने रिकेंट कर लिया, उसे सरेंडर कर लिया, उसे छोड़ दिया। Tragedy in one of the older terms has been rejected by Beckett, और जो ओल्डर टर्म में मौजूद ट्रेजेडी है ब्रैकेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। He then discusses Brackett's theatre and tells us why he rejected the classical tragedy and introduced racial theatre। फिर उसकी विलियम की डिबेट इस तरफ चली जाती है, theatre और theatre दोनों आदत से। Is the branch of the performing arts concerned with acting out stories in front of an audience using combination of speech, gesture, mime, music, dance, sound, and spectacle, and did any one or more elements of it was and what he wanted theatre to be। Okay, ये was and what he wanted theatre to be। Okay, थिएटर के अंदर क्या होता है? स्टोरीज होती है जो ड्रामाटाइज की जाती है, किसके जरिए? जेस्चर के जरिए, स्पीच के जरिए, मूवमेंट, डांस के जरिए। बस माइम का मतलब इमिटेट करना। Beckett believed that the theatre's broadest function was to educate। Beckett यकीन रखता है कि थिएटर का सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो है एजुकेट, एंड दैट इज द डिफरेंस। मे बी इन एरिस्टोटल टेक्निक थिएटर का सबसे बड़ा मतलब था फर्गेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ द इमोशंस,
लेकिन इसका मकसद यहाँ पर अब हमने कर दिया कि थिएटर का बुनियादी मकसद है एजुकेट करना, टीच करना। It is the noblest function that we have found for theatre. Beckett wanted the answer to Lennon's question. अब देखिए, it is the noblest function. ये बेहतरीन फंक्शन है that we have found for theatre, जो हमने थिएटर के लिए तलाश किया है। थिएटर का असल मतलब कुछ भी हो, थिएटर का असल फंक्शन कुछ भी हो, माजी में थिएटर का मतलब कुछ भी हो, लेकिन हमने जो फाउंड किया उसके लिए भी तेरे लिए सूटेबल ये है। इट्स मीन दैट वी आर द डिसाइडिंग फिगर, वी आर द अज्यूमिंग फिगर। हम किसी के लिए अज्यूम करेंगे तो बेहतर करेंगे। क्यों बेहतर करेंगे? बिकॉज वी आर ट्रेडिशनल, वी हैव एनालाइज द पास्ट। हमने पास्ट को एनालाइज किया है, तो देन वी आर द बेस्ट। जो कल का आदमी कोड लिखेगा उसके से जो आज का कोड लिखा जाएगा वो ज्यादा बेहतर है। आप ज्यादा बेहतर डिसीजन देंगे, एक दिन के फर्क से भी डिसीजन ज्यादा बेहतर देंगे। क्यों? बिकॉज आपका एक दिन का तजुर्बा ज्यादा है, एक दिन की एनालाइजेशन ज्यादा है आपकी। नहीं समझ रहे बात को? टोटल बात फेवर में चल जाती है मॉडर्निज्म के। लोग ये कहते हैं, भाई मैं आपसे दोबारा वही सवाल करता हूं, मुझे पता है आज से 20 साल पहले जिस शख्स ने मैट्रिक किया था वो ज़्यादा ज़हीन फतीन एजुकेटेड है, या जिसने परसों वाले दिन मैट्रिक पास किया है वो ज़्यादा ज़हीन फतीन और एजुकेटेड है? बताएं आप। जी भाई, तो ज़हीन फतीन है तो वो जो 20 साल से पहले किया एजुकेशन की बेस पर। अगर आपने कहा एजुकेटेड ये बेहतर है और ज़हीन फतीन वो बेहतर, तो उसका तजर्बा इतने साल का है, वो साथ नहीं लेंगे ना बेटा, मैट्रिक पास तक की बात रखेंगे ना। वो तो फिर मॉडर्न कोई नहीं। तो डेफिनेटली ये भी एक व्यू है हमारे यहाँ। वो कहते हैं जी वो पहले ज़माने की बड़ी एजुकेशन तालीम थी, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं पढ़ते थे। वो क्या पढ़ते थे? 2 किताबें पढ़ के मैट्रिक हो जाती थी। आज बच्चे देखें इतने, आज हमारे उस वक्त का मैट्रिक और आज हमारा 4th क्लास का या 5 क्लास का बच्चा बहुत शार्प होता है, बहुत एक्टिव होता है। लाहौर के दिन का बच्चा ले हैं, यह मतलब है किसी भी जगह का कोई अच्छे स्कूल का एजुकेटर कर ले तो ही विल बी एक्टिव। तो वैसे भी बात यह है कि कल की एनालाइजेशन आज की एनालाइजेशन आप देखें कि फर्क पड़ जाएगा, एक दिन का भी डिफरेंस होगा। इट्स मीन दैट नाउ वी आर डिसाइडिंग। थिएटर के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि उसके मीनिंग क्या होने चाहिए, तो हमने बेटर डिसाइड किया एज कम्पेयर टू अरिस्टोटल या हीगल। सेम लाइक इसी तरह माजी के अंदर भी देवता की इंटरप्रिटेशन और थी। इनायत शाह के अंदर देवता की इंटरप्रिटेशन और है। न्यू क्लासिकल के बाद देवता की इंटरप्रिटेशन और है। 20वीं सदी में देवता की इंटरप्रिटेशन और है। 21वीं सदी में देवता की इंटरप्रिटेशन और है। और कौन सी इंटरप्रिटेशन ज्यादा जानदार और ताकतवर है, अच्छी है? जो मॉडर्न है। बिकॉज वी आर द डिसाइडिंग फिगर। हमें डिसाइडिंग फिगर, हम डिसाइड करेंगे हर चीज को। दैट इज अ कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस है। ले जी आगे देखें। Beckett wanted the answer to Lennon's question. Beckett जो है वो आंसर चाहता है लेनन की क्वेश्चन का, हाउ एंड व्हाट शुड वन लर्न। कि लेनन ने क्वेश्चन किया था कि एक आदमी कैसे लर्न करेगा और क्या लर्न करेगा, क्या लर्न करेगा और कैसे लर्न करेगा। लेनन, आई थिंक लेनन बिलोंग टू रशिया। He was also a political leader, I think, और थेरिस्ट, पॉलिटिकल थेरिस्ट भी था, मार्क्सिस्ट था ये। He created an influential theory of theater. The epic theater. किसने क्रिएट किया epic theater? Wherein a play should not cause the spectator to emotionally identify with the action. Wherein a play should not cause the spectator to emotionally identify with the action,
जहाँ पर ख़ास तौर पर ये देखा जाता है एपिक थिएटर के अंदर कि कोई भी ऑडियंस में से इमोशनली अटैच ना हो जाए एक्शन के साथ, होने वाले एक्शन के साथ कोई भी अटैच ना हो जाए। जब उन्हें गिलेली को देखा तो आपको गिलेली की पर्सनल लाइफ के अंदर या उसके एक्शन के अंदर कोई भी इमोशन आपके पास नहीं आए। तो आपने जस्ट एनालाइज किया यार क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। जिन लोगों ने ब्रैकेट नहीं पढ़ा हुआ वो पीछे से बिहाइंड द स्क्रीन ब्रैकेट को कवर करने की कोशिश करें। उसका एक ही क्वेश्चन है, किसी से बैठ कर डिस्कस कर लें और उसको पढ़ लें, ठीक है, ब्रैकेट को। और ब्रैकेट को नहीं पढ़ेंगे तो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इब्सन भी इवन के समझ आएगा, क्योंकि आप मॉडर्न टेक्निक से आप बराबर नहीं होंगे। एट द सेम टाइम अगर ब्रैकेट का आपको पता है तो फिर आप ये भी विलियम भी देखें, तो ये भी मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म में मोस्टली ट्रेजेडी को डिस्कस किया गया है। पोएटिक्स का आपको अंदाजा होता है कि वो क्या है, ये क्या है, तो ये विलियम भी आपको उसी वक्त समझ आता है प्योरली जब आप ब्रैकेट को पीछे से पढ़ चुके होते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे ड्रामाज हैं, आगे जो ड्रामाज पढ़ेंगे आप लोग या जो आगे थेरीज आएंगे, तकरीबन पार्ट सेकंड के अंदर मोस्टली थेरीज है जिसके ऊपर काम हुआ है, और वही थेरीज आपको जानना बहुत ज़रूरी है एज ए लिटरेरी फिगर। तो थेरीज का आपस में ताल्लुक बहुत ज़्यादा है, तो ब्रैकेट को फिर दोबारा एक बार जान लीजिए। अच्छा जी, ये हो गया एक्शन। बिफोर हिम और हर, यानी कि ऑडियंस की बात कीजिए, हर या हिम, बट शुड इंस्टेड प्रोवोक रेशनल सेल्फ रिफ्लेक्शन, लेकिन इसकी बजाय प्रोवोक उसे बढ़ाना चाहिए रेशनल सेल्फ रिफ्लेक्शन कि अकली उसका रद्द अमल बढ़ाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सफरिंग, इंस्टेड ऑफ वीपिंग, इंस्टेड ऑफ कैथारसिस, ऑडियंस का क्या होना चाहिए, रेशनल सेल्फ रिफ्लेक्शन। अच्छा, सेल्फ रिफ्लेक्शन उसका अपना एक व्यू होना चाहिए और रेशनल अकली होना चाहिए। एंड अ क्रूशियल व्यू, क्रिटिकल व्यू ऑफ द एक्शंस ऑन द स्टेज, और क्रिटिकल व्यू भी होना चाहिए उसका जो स्टेज पर एक्शन हो रहा है उसके बारे में। He believed that the experience of a climactic catharsis of emotion left an audience complacent. जी complacent देखिए डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए। क्या जी, suppressed। Catharsis of emotion left an audience complacent। catharsis से जो ऑडियंस हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे वो उससे। हालांकि हमारा ख्याल तो ये है कि कैथारसिस के ज़रिए उनके इमोशन प्यूरिफाइड हो जाते हैं और वो लाइटेंड हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं वो रोने के बाद या पिटी एंड फेयर के बाद। लेकिन एक बात साथ ये भी बड़ी अहम है कि पिटी एंड फेयर के अंदर उसके रेशनल सारे एंगल दब जाएंगे, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। Instead, he wanted his audience to use his critical perspective to identify social ills at work। कि social ills कौन सी हैं जो वर्क कर रही हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा उसका ऑडियंस इन द वर्ल्ड एंड बी मूव टू गो फोर्थ फ्रॉम द थिएटर एंड इफेक्ट चेंज। और वो तो थिएटर जब जाएगा तो वो उनको उसके असरात के साथ जाएगा, वो कोई तब्दीली के बारे में सोचेगा। Hence, Adler has noted that these plays resemble political seminars। कि ये political seminars, ये तो सियासी सेमिनार्स है पूरे के पूरे प्लेस। यहाँ कोई इमोशन की बात ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो सियासत को सिखाया जाता है, खेला जाता है। Beckett described them as a collective political meeting। थिएटर वो भी यही कहता है कि collective political meeting है। अब देखिए ये मार्क्सिज्म है,
मार्क्स ने भी यही कहा था। उसने कहा था कि अगर गरीब लोगों को आगे बढ़ना है तो उन्हें बजाय इसके कि अपने इमोशंस, हमदर्दियाँ, पोलाइटनेस, ह्यूमनिज्म पर काम करें, बल्कि उनको ये सारी चीज़ें छोड़कर पॉलिटिकल पावर गेन करें। इसी तरह बैकेट भी उसी को फॉलो करता हुआ आया है और वो यहाँ पर कह रहा है वाज़ेह तौर पर कि कलेक्टिव पॉलिटिकल मीटिंग है in which the audience is to participate actively, जिसके लिए audience actively participate करते हैं। One sees in this model a rejection of the concept of bureaucratic elite party where the politicians are to issue directives and control the behavior of the masses। दोबारा देखें, in which the audience is to participate actively. One sees in this model a rejection of the concept of bureaucratic elite party। एक बात तो बैकेट के थिएटर के अंदर देखा जाता है कि एलीट जो पार्टी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, उनकी रिजेक्शन हो रही होती है। Where the politicians are to issue directives and control the behavior of the masses। जहाँ पर बड़े बड़े लीडर जो हैं, वो बड़े बड़े पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या उनके जो लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टिव्स देते हैं, अहकामात देते हैं और लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। व्हाट यू वांट टू से, ये कहना चाहता है कि वो ऑडियंस को ये दिखाते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े लीडर और पॉलिटिकल लीडर अपने ऑर्डर्स देते हैं और फिर उन ऑर्डर्स को के साथ क्या क्या नुकसान होते हैं। जैसे कि उस वक्त के पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थे वो रिलीजियस पार्टी थी, किसकी, गिलाली की बात कर रहा हूँ। तो उनके डायरेक्टर से, उनके माटों से, उनकी बातों से क्या होता था, इंडिविजुअल साइंटिस्ट उनकी जिंदगियाँ तब्दील हो रही थी, उनके प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। तो ये सामने रखकर तो पॉलिटिकल इशू को उठाया गया ना, इसलिए ये पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं। गिलाली के साथ जो मैटर था वो एट द सेम टाइम पॉलिटिकल मैटर था, और क्योंकि उस वक्त की जो रिलीजियस क्लास थी वहीं पॉलिटिकल क्लास भी बड़ी, तो उसकी वजह से वो तब्दील हो रहा है। यानी कि ड्रामाज के अंदर पॉलिटिकल डिबेट की जाती है, उसके ड्रामाज के अंदर। ये एक पॉइंट है। For this purpose, Beckett employed the use of techniques। और इसके लिए यूजर टेक्निक्स, कई टेक्निक्स ब्रैकेट ने इस्तेमाल की हैं। That remind the spectator that the play is a representative of reality and not reality itself। कि ये शो किया जाता है कि ये जो थिएटर के सामने, थिएटर पर मौजूद है जो कि ये अबाउट रियलिटी है, यानी कि रियलिटी को रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, रिप्रेजेंट किया जाता है रियलिटी को, ये इटसेल्फ रियलिटी नहीं है। अगर इटसेल्फ रियलिटी उसको शो करना शुरू कर दे, अगर करेक्टर वाकई वो सही ऐसी एक्टिंग करे जिससे अंदाजा हो जाए कि यार ये असल करेक्टर डॉक्टर है और डॉक्टर की डेथ हो रही है या डॉक्टर का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी आप दिखाएंगे स्टेज पर, तो ऑडियंस उसके साथ ब्रिज बना के फौरन इन्वॉल्व हो जाएगा एक्शन के अंदर, इमोशंस के अंदर। इसलिए उसको इस तरह से बनाना पड़ता है कि वो इटसेल्फ रियलिटी नजर ना आए। जैसे कि ड्रामे के किरदार के अंदर आप देखते हैं कि पाकिस्तान ड्रामा में, दोबारा एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान ड्रामे के अंदर उनका मेकअप लाइट होता है और वो डोमेस्टिक कैरेक्टर नजर आ रहे होते हैं वाकई तौर पर, या वो ऑफिसर नजर आ रहे होते हैं, या जो भी कैरेक्टर ओरिजिनल नजर आ रहा होता है, उसकी एक्टिंग भी ठीक होती है। इंडियन ड्रामा जब देखते हैं तो बड़ा बड़ा मेकअप होता है, चेहरे जल रहे होते हैं, ओवर मेकअप किया होता है। असल में वो ब्रैकेट टेक्निक है, और इसीलिए कोई शख्स कहीं भी आकर बैठे वो ड्रामे के इन्वॉल्व, ड्रामे को देख ऑब्जर्व करता है। हम ड्रामे को दूर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे होते, ड्रामे के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। इस तरह से चल रहा होता है सिस्टम का। तो इटसेल्फ रियलिटी नहीं है बल्कि अबाउट रियलिटी है, या रियलिटी की रिप्रेजेंटेशन है, which he called the Wolfram-Dunks effect। Wolfram-Dunks effect, सारे कहें मिलकर Wolfram-Dunks effect। इसको आसान उसमें कहते हैं वी इफेक्ट। याद है किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ये वी इफेक्ट क्या है, और एक और भी था, ई इफेक्ट भी था। तो वी इफेक्ट होता है
translated as distancing effect. V effect जर्मन लैंग्वेज में उसे वेरफ्रेम टैंक्स इफेक्ट कहते हैं और हम उसे वी इफेक्ट कहते हैं, और वी इफेक्ट का मतलब डिस्टेंस इफेक्ट, यानी कि ड्रामे की स्टेज से ऑडियंस का एक डिस्टेंस क्रिएट किया जाता है। मैं जब डिस्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब महज फासला, मेजरमेंट का फासला नहीं है, बल्कि एक्शन और ऑडियंस के उसके बारे में थिंकिंग का भी फासला है। ऑडियंस उस एक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि उसको ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। और एलिनेशन इफेक्ट, ये ए इफेक्ट था दूसरा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इफेक्ट है जी अस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट, लेकिन वी इफेक्ट और ए इफेक्ट है। ई इफेक्ट ई है तो आप देख लें, इसको एलिनेशन इफेक्ट कहते हैं या अस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट कहते हैं। अस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट का मतलब यही है कि कैरेक्टर्स और ऑडियंस के दरमियान में कोई फासला, कोई अजनबियत रखी जा सके। अजनबियत इन व्हाट सेंस? अजनबियत का मतलब ये नहीं कि कैरेक्टर के बारे में जानता ही कुछ ना हो, कैरेक्टर के बारे में जानता हो लेकिन फिर भी उसे रिकॉग्नाइज ना हो जाए कि मेरे घर के अंदर भी ऐसे यागो पाए जाते हैं या मेरे शहर के अंदर यागो पाए जाते हैं। थोड़ी सी अजनबियत हो कैरेक्टर के अंदर, फासला हो, यानी कि आम आदमी ज़िंदगी किसके साथ गुजारता है? शॉपकीपर के साथ गुजारता है, आम आदमी डॉक्टर के साथ ज़िंदगी गुजारता है, आम आदमी साइंटिस्ट के साथ कम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। सपोज ऐसे ही देख लें, थोड़ी सी अजनबियत हो जाती है, फासला हो जाता है कि यार इनकी ज़िंदगी कैसी है, क्या इफेक्ट है। सच टेक्निक्स इंक्लूडेड द डायरेक्ट एड्रेस बाय एक्टर्स टू द ऑडियंस, ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट टू थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस, क्या ये ट्रांसपोजिशन ऑफ टेक्स्ट टू थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस, स्पीकिंग द स्टेज रिएक्शंस आउट लाउड। अब ये सारी टेक्निक गिनवा रहा है। टेक्निक कौन कौन सी हैं? बाज़ वक़्त एक्टर जो है डायरेक्ट तकरीर करने लग जाते हैं, एड्रेस करने लग जाते हैं ऑडियंस को। ऑडियंस को आगे बताना शुरू कर दीजिए, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब इससे क्या होता है? इससे दरमियान में एक्शन, उसके एक्शन जो हो रहा होता है ओरिजिनल और ऑडियंस के दरमियान फिर ब्रिज नहीं बनती, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देता है कैरेक्टर उसको। अच्छा, टेक्स्ट को बाद का तब्दील करके उसको फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में तब्दील कर दिया जाता है। थर्ड पर्सन में जैसे कि कैरेक्टर हम कहते हैं thou have done this thing, तुमने ये किया है, कैरेक्टर कह रहा है। और अगर कैरेक्टर अब अगर ये कहे उसने ये किया है, उसने ये किया, उसने ये किया है, उसने ये किया है, तो अब उसने जब ये किया तो इसके अंदर कैरेक्टर टू कैरेक्टर डायरेक्ट नहीं हुए, तो इससे क्या हुआ कि रियलिटी नहीं लगती, कि नहीं लगता कि ये रियलिटी है, लगता है कि यार ये तो एक बस सामने होने वाला ड्रामा है। क्या हुआ? अच्छा, बाज़ पास्ट टेंस में कर देते हैं। तो पास्ट टेंस में करने का मतलब यही होता है कि ताकि आपको सिचुएशन उसी वक्त की नजर आए, बल्कि पता चले कि ये पास्ट में कुछ सिचुएशन हुई है। स्पीकिंग द स्टेज डायरेक्शन आउट लाउड। अब ड्रामे के स्टेज पर ड्रामा हो रहा है, शाम का वक्त दिखाना है, सीन बदला है, अभी मॉर्निंग है या नून है, अब उसको आपने नून का सीन क्रिएट किया हुआ है, अब आपने इवनिंग का सीन दिखाना है, तो पीछे से बात है, ओए लाइटें बंद कर दो, शाम का सीन नहीं दिखाना। ऑडियंस सुन रहे हैं बैठे, तो स्टेज डायरेक्शन जो है लाउड दे दो, उससे पता चलेगा कि ये
एक जैसा रिस्पॉन्स होगा तो ये होगा ना। या वहाँ लिखा था कि इवेंट स्टैटिक नहीं होते अगर एक ही रिस्पॉन्स, लेकिन वो कहता है कि इवेंट स्टैटिक होते हैं, लेकिन पार्टिकुलर डिफरेंट होने की वजह से ये होते हैं डिफरेंट होने की वजह से इवेंट स्टैटिक होता है। इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि यही कह रहा है। एक बार ये दो हाँ, रोज वाला आ जाएगा तो फिर परेशानी होगी। Yes, what is the mean of the allowed direction? आप बताएंगे बेटा हिना है आप, फिर ना दोनों के भूल गया मुझे आज जी। कैसे आवाज आएगी? ऊंची आवाज कैसे देंगे वहाँ? हैं? ठीक है, ये भी कहेंगे ऊंची आवाज है। कोई भी डायरेक्शन लाजमी नहीं कि डायरेक्शन दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि हाँ जी लाइट बंद करनी है या ऑफ करनी है उसकी आवाज, कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं कोई भी। वो हीरो दी पैंट किथे ठीक है। अच्छा इससे फैक्ट क्या पड़ता है मुझे आप बताएंगे मुनीबा? कि वो ओरिजिनलिटी नहीं लगती है कि ये ड्रामा जो है ओरिजिनल। हाँ पता चल रहा होता है कि ये ओरिजिनल थोड़ी हो कर रही है। हाँ ठीक है, ये ओरिजिनल है। बात कर देखे ये पिछले दिनों मैं चैनल देख रहा हूँ, चैनल के अंदर बात कर आ जाता है इनके। मैं बता रहा हूँ कहते मैं बता रहा हूँ अगर मैं बता रहा हूँ ना आगे से चल जाता है कि जी वो बता रहा है, बताने लग जाता है। अच्छा एक दिन वो जियो कह रही थी वो चलाए ना सकते कह रही वो मेरी भी कुछ सुन लो, कह रही थी लड़की। रात मैंने ड्रीम देखा एंड लास्ट नाइट आई वाज विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड I was in his chamber and he was sitting and telling me
in his mother tongue, he was telling me that how once he was traveling on a motorbike, and then policemen stopped him and they asked, ओए कितने जा रहे हो, सारे आ जाओ, साइड पे हो जाओ। एंड देन मैंने इंट्रोड्यूस करा अपने आप को, भाई मैं फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ। उन्होंने कहा वो सारे मिन्नता करने लग गया, मुझे जाने दिया। और मुझे चीफ जस्टिस के कमरे के अंदर ही वो एक बंदे को ना ऐसे ये पानी वाले पाइप उसकी गर्दन में डाल के ऐसे कर रहा था मशीन के जरिए, फांसी देने का तरीकाकार को ईजाद कर रहे थे वो ना। तो उसके बाद 3 मिनट 4 मिनट के अंदर उसने ईजाद करने की कोशिश की उसे चीफ जस्टिस ने। फिर मैंने देखा वो बंदा ऐसे गला छुड़ा के खांस रहा था और मैं कहता यार ये बंदा मर जाता। फिर उन्होंने कहा कि ये इशारा कर देता है जी मैं मरने लगा हूँ, आप ये तजर्बा कर रहे थे इंसान को फांसी देते कैसा लगता है। तो वो बंदा मेरा तो जॉब है, मैं तो रोजाना मुझे फांसी पर चढ़ाता, मुझे कुछ नहीं होता। मैं अगर सोया हुआ था, मैं बताने का मकसद ये था कि मुनीबा जो है ना वहाँ पर आई है, लेकिन मुनीबा लड़का थी यार। और मेरे और दोस्त भी थे और आगे बैठ के ये, और सबसे जो मुझे याद जो रहा है ना, मुनीबा ने वो कोई चीफ जस्टिस ने बात की, बड़े बड़े वहाँ ब्यूरोक्रेट्स थे, तो इसने ना कोई ऊंची आवाज में कहकल गाया जैसे ये कहकल गाती है। मेरी आँख खुल गई, मैं कि यार शर्म तो आप लोगों को आती नहीं है। कहते हो साजी तुसी ते इतने आके लम्बे ही पै गए हो, सो ही गए हो। मैं क्या और मैं क्या करूँ, कहते सारे कुछ खुदा कॉफी कर लो, चीफ जस्टिस का कर जाके लगे। मैं कि मेरा ये ग्राई है, मेरे इलाके का ये थे, मैं तो सोचा मेरे कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने कहा ये हंस बड़ा जोर कर जैसे एकदम टकारा कहती ना। मैं कहता यार तो क्यों इतना हंस रही है, वो चीफ जस्टिस है, तू इतना ऊंचा हंस रही है, तो सो गए हो तो कुछ नहीं, मैं हंस पाई यहाँ पे एडी गल होगी। लेकिन ये लड़के की तरह थी, लड़का था मतलब ये लड़के। और भी बहुत सारे सीन ऐसे चल रहे थे। अच्छा आ जाओ जी। ओके जी, लिसन टू मी द फर्दर डायरेक्शन आउट लाउड एग्जैजरेटेड। जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप कर दिया जाता है, एग्जैजरेट कर दिया जाता है, और चलने को भी एग्जैजरेट किया जाता है। ठीक है, कैरेक्टर चल रहा है तो एग्जैजरेट करके चल रहा है। अननेचुरल स्टेज लाइटिंग, और स्टेज के ऊपर जो लाइटिंग रखी जाती है वो अननेचुरल होती है। तो स्टेज के ऊपर नेचुरल लाइटिंग तो ये है कि बड़ी खूबसूरत सी और अंदर बंद करके छुपी हुई लाइटिंग होनी चाहिए। वो बदशक्ली सी इस तरह की लाइटिंग लगा देते हैं जैसे ये लगी हुई है हमारी अकेडमी में, ये ना इस तरह बाहर निकाल के बड़े बड़े खोपे, पीछे बड़ी बड़ी उसकी वो मतलब क्या कहते हैं उसे, पीछे बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स लगा के आगे हैंग कर देते हैं, दरमियान में उसके साथ उसके रूप के साथ, यानी कि वाकई बांधी हुई ऐसे लगते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल कोई जलसा हो रहा है कोई देहाती मकाम में। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा अगर देखे जाए अब तो इस तरह नहीं हो रहा। अच्छा जी, उसके बाद द यूज ऑफ सॉन्ग, और सॉन्ग का इस्तेमाल किया जाता है, एंड एक्सप्लेनेटरी प्ले कार्ड्स, और फिर स्टेज के दरमियान में वो आ जाते हैं, बड़े बड़े चौट लगा जाते हैं, चौट लगा देते हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जी इस बात में ये हुआ है, ऑडियंस तक पढ़ें जी क्या हुआ है, क्या बात है, वो खास बात है क्या, वो देखते हैं ताकि लोगों को लगे ये रियलिटी नहीं है, ताकि रियलिटी का लग गया उनको रियलिटी है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका ब्रिज बन के इमोशनल हो जाए। By highlighting the constructed nature of the theatrical event, Beckett hoped to communicate that the audience reality was, in fact, a construction and as such was changeable. In the same way, another technique that Beckett employed to achieve his V effect was the principle of historicization,
अच्छा, हिस्टोरिसाइजेशन का मतलब ये है कि हिस्ट्री में से वो कोई कैरेक्टर ले लेता है, जैसे कि लैली बिलैली। सर जैसे अगर ये आउटवर्डली चीज़ों को ना दिखाया जाए, यानी कि लाइट को शो आउट करना है और आवाज़ देनी है, या इसको ना दिखाया जाए, तो उसके अलावा भी यानी कैरेक्टर की एक्टिंग के जरिए भी तो ये बताया जा सकता है कि इमोशनल नहीं होना है इसमें। इट्स मीन के वो जो मॉडर्न ड्रामाज हैं वो कैरेक्टर की एक्टिंग को नहीं छेड़ रहे, वो आउटवर्डली जो सिचुएशन है ना उनको दिखा के बताना चाह रहे हैं कि आपने रैशनल रहना। एक्टिंग को भी छेड़ा जा रहा है, एक्टिंग को, कस्ट्यूम को, मेकअप को, हर चीज को छेड़ा जा रहा है। कैरेक्टर चल रहा है तो कैरेक्टर यूँ चल रहा है, कैरेक्टर आया है उसका नाम ग्रैली ग्रैली है, वो आ रहा है वो ऐसा चल रहा है, स्टेज पर यूँ चल रहा है, तो सीधा नहीं चलता। क्यों भी चल रहा है? ताकि लोग समझे ना उसको, उससे वरना साइंटिस्ट तो ऐसे चलना चाहिए उसे, वो ऐसे सीधा है स्टेट, यस कीप दिस थिंग देयर एंड दिस देयर, एंड्रियो स्टिल यू आर ओवर दिस, कम हियर, वो ऐसा नहीं करता। वो आता है, अगर एंड्रिया ये लो तौलिया, जब मेरी कमर पे मारना जरा, वो कहता है ये साइंटिस्ट का वो है। तो ये क्या आइडियाज एग्जैजरेटेड हो गए हैं, एक्टिंग दूसरी हो गई है। और उसका जब दूध लेने वाला आता है तो ऐसे करके दूध लेने चला जाता है। हम 4-5 कज़न सारी बीएड कर रही है, सारी एमए कर रही है। वेरी गुड। आप हम लोग तो अपनी फैमिली में मैं बाकी लोगों ने किया हुआ, छोटी सिस्टर ने भी किया हुआ, बड़ी लोगों ने किया, यानी कि फ्री जो है छोटे बच्चे अपने घरों वाली बच्चे मेरी दोनों कज़न्स हैं, उन्होंने कोर्स किया है, मामू की बेटी और सामने वाली तो आपको तो वो उसने कहा कि मैं उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चों को पढ़ा, वो बच्चे को घर में कहते आपके बच्चे को मैं पढ़ा, तो आप ये राइटिंग भी किया क्या बच्चे मैं राइटिंग लेकिन सर इस तरह तो जो है फिर हम नॉर्मली हम कुछ देखते हैं ड्रामा वगैरह या फिल्म, तो अगर इस तरह की एक्टिंग हम देखेंगे तो वो हमें अजीब बेकार एक्टिंग है, हम कहेंगे इसको तो एक्टिंग ही नहीं करनी है, इस तरह नहीं। पहले ऐसे ही होता है ना, बाद में जब उसको समझ जाते हैं कि यार टेक्निक कुछ और थी, या आप सोचना शुरू कर देते हैं, फिर आपका यार मेरे तो सोच भी आ गई थी। जैसे सपोज आपने कहा कि एक्टिंग ठीक नहीं है, तो सोचना तो आपने शुरू कर दिया, आपने यहाँ से सोचना शुरू किया पहले कि एक्टिंग ठीक नहीं है,
फिर आप कुछ और सोचेंगे, यार इसका एक्शन भी ठीक नहीं है, यार इसकी बातें भी ठीक नहीं है, यार इसका डायलॉग भी ठीक नहीं है, यार सिचुएशन भी ठीक नहीं है, फिर को ये डिसीजन भी नहीं करना चाहिए, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाएंगे मे बी। तो वो रियल नहीं लगेगा। मैंने खुद पहले क्रिटिसाइज किया, मैंने कहा ये इंडियन ड्रामाज, इनको तो ड्रामे बनाने नहीं आते, ये किस तरह का ड्रामा, इतने बड़े बड़े मेकअप करके, ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में। हमारे पाकिस्तान ड्रामा देखोगे लगता है कि यार वाकई ऐसा है, हकीकी कैरेक्टर वैसे, वो उनके लिबास होते हैं वैसे, गुफ्तगू वैसे, ड्राइंग रूम, पता चलता है यार ड्रामा है। लेकिन जब बाद में हमने टेक्निक्स पढ़ी और हमने कहा यार वो तो बड़ा स्टूडेंट टेक्निक है, न्यू टेक्निक तो इंडियन के पास है, वो ज़्यादा अच्छी है। जी बोला। लेकिन इसमें रियलिटी का इफेक्ट ये है कि अगर आप देखें, वो आपकी बात सारी ठीक है कि एक्टर का जो है प्ले राइटिंग का स्टाइल और उसका बड़ा अच्छा है, लेकिन देखें आपके 100 में से करना 40% ऑडियंस चिढ़ भी जाती है इस बात से, तो उसको रियलिटी नजर ना आए तो आप देखना बंद कर देते हैं, आप शायद अपना। हाँ तो ऑडियंस पीछे ठहरा हुआ है ना, ऑडियंस पीछे ठहरा हुआ है ना, ऑडियंस जो है स्टूडेंट जमाने का ठहरा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सर देखें, अगर आप जो है ये टेक्निक्स ना पढ़ते, मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ, तो लेकिन देखें आप पहले आप भी लाजमी चिढ़ गए यार ये क्या बकवास बना रहे हैं। बिल्कुल बकवास ठीक है, लेकिन अगर उसको वो जगह ही ना दी जाए, फिर वाकई उसके पास ऑप्शन ही कोई ना हो, वो ड्रामाज देखना चाहे तो उसी को देखिए, तो उसको समझ आ जाएगी आखिरकार, टेक्निक ना भी पढ़े अगर वो, लेकिन सर इससे पहले हमें ये भी जज करना आखिर तो आ जाएगी ना। रियलिटी जो है ना वो अब आप जो ये पंजाबी मतलब ड्रामा, स्टेज ड्रामा बन रहे हैं, तो तमाम लोग क्या करें जी, हमारी कौम को रिप्रेजेंट, डिमांड यही है, लोग देखना ही चाहते हैं। आप कल बंद करके ट्रैजिक ड्रामा शुरू कर दे, 5 साल के बाद देखेंगे सबका मूड वहीं हो चुका होगा, तो लोग अंडरस्टैंड भी करते होंगे, डिस्कस भी करते होंगे। जी बोले। क्योंकि कि रियलिटी हम कहते हैं कि सेल्फ रियलिटी जो है वो नहीं होती इसमें, ठीक है, आउट रियलिटी। तो हमें ये देखना चाहिए पहले कि रियलिटी को हम इमोशंस के साथ जोड़ क्यों रहे हैं। रियलिटी तो हमें रैशनल भी बना रही है, हम रियलिटी में बैठे हैं, तो हम उसे ये क्यों जोड़ेंगे। जब ड्रामा दिखाया जाएगा, अगर वो सेल्फ रियलिटी होगा तो वो इमोशनल ही हमें क्यों करेगा। इस तरह की भी रियलिटी दिखाई जा सकती है कि उसको देख के आप रैशनल हो। ठीक है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, अगर आप ऐसी टेक्निक के पूरे लॉजिक के साथ सामने आती है तो दैट विल बी न्यू टेक्निक, वी विल से टू यू वेलकम। अगर आप पूरे लॉजिक के साथ एक चीज़ ये ड्रामाटाइज करना चाहती हैं, आप ड्रामाटाइज करें एज अ डायरेक्टर, उसके फिर इफेक्ट देखे जाएंगे। विदाउट ड्रामाटाइजेशन, विदाउट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, and audience which are the mature audience, not the audience of this country, इंटरनेशनल ऑडियंस को बिठा के फिर आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो बात आप कहना चाहती हैं। इट सेल्फ रियलिटी दिखाकर भी आप लोगों को ओरिजिनल करना चाहती हैं, तो उसका तजर्बा करना पड़ेगा छोटे बड़े पैमाने पर और मुख्तलिफ कंट्रीज के ना, फिर जाके अप्रूव होगा वो कि हाँ जी वाकई ये ठीक है, या आप उसकी तरह डाल दें, बाद में अप्रूव होता जाएगा। आप सोचिए कि ये तरीकाकार हो सकता है, तो आपको इसके बाकी सारे लॉजिक के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारी रियल लाइफ में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, इमोशंस भी हैं, रैशनल भी हैं। हाँ जी, दोनों चीज़ें, ह्यूमन बीइंग कम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स है। लेकिन अगर आपने एक ऐसी दुनिया कायम कर दी, या ऐसे लोग क्रिएट कर दिए, या ऐसी जनरेशन बना दी जो टोटल या मैक्सिमम या ज़्यादातर जिसका रुझान इमोशंस की तरफ है, तो आप सोसाइटी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर एक आदमी को इमोशनल फोबिया लाहक है कि न्यूयॉर्क ही सबसे अच्छा सिटी है, इसके अलावा कोई सिटी नहीं हो सकता, सारे बाकी फजूल हैं, तो ये एक ऐसी इमोशनल तरह होगी जिसकी बिना पर वो पूरी दुनिया के तमाम शहरों को बम से ब्लास्ट से उड़ा देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे वो लोग। हिटलर ने, बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दी, हिटलर ने यही कहा था कि वी आर द चूजन पीपल एंड वी आर द राइट वन, हमने ही दुनिया को सबक सिखाना है, उनको ठीक करना है। हमारे पास रूल है, रूल और लिव का मतलब हमारे पास राइट है, उससे पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया था। तो इमोशंस को कम होने चाहिए, इमोशन बस इमोशन शादी ब्याह के मौके पर आ जाना चाहिए, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ तो बाकी क्या ज़रूरत है। रिजल्ट खराब है उसमें इमोशन नहीं होने चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। तो ये 2 जमा 2 4 रिजल्ट खराब हो गया, जो कि आगे जाओ क्या करना है। इमोशन का काम सिर्फ और सिर्फ
सर हम शादी पे गए, मुझे 2 कजन एमए की थी, कोई भी बात वो करे ना हम कहे यार ये इसको स्पोज नहीं करना, कंसीडर करना है, कोई भी बात हो हम ये कहे। तो एक कजन जो हमारी है वो इकोनॉमिक्स की थी, तो वो कहे चलो मैं भी स्पोज कर लेती। मैंने कहा स्पोज करके तुमने करना तो फिर 2 + 2 4 ही है ना हमने तो कंसीडर करके आगे जाना है। उसको ने बड़ा तंग किया था वहाँ पे। तो वहाँ और कौन था तुम्हारे साथ? कजन मेरी, वो भी हम इंग्लिश कर। अच्छा, उसको भी आइडिया था इन चीज़ों का? यस सर। अच्छा, बड़ा मजा। वैसे मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, जैसे मुनीबा कह रहे थे ना कि हम शादी पर थे, तो ये बात हुई है। जो जदीद जनरेशन आएगी आफ्टर 50 ईयर्स, वो क्योंकि सर हमने शादी की थी ना वहाँ पर हमने शादी इतनी सस्ती हो जाएगी, कहने का मतलब है आसान हो जाएगी शादी, कि लोग शादियाँ करके फिर शादियाँ करके फिर छोड़ छाड़ के, भाई ये बिल्कुल आम तजर्बात होंगे जैसे आज फ्रेंडशिप के तजर्बात हैं। हाँ, तो जहरी बात है, शादी की चोट खाने के बाद स्टडी की तरफ तवज्जो होगी ना। दोस्ती के लिए फ्रेंडशिप के लिए चलो मोबाइल है, शादी के लिए कौन सी चीज़ है? दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए तो आम हुई ना मोबाइल की वजह। हाँ, शादी कैसे आम होगी? वो तो कैसे आम होगी, सस्ती होगी? ये यही फ्रेंडशिप जो है इसको लीगलाइज आकर करना पड़ेगा और इसको बहुत सस्ता शादी का के सिस्टम में डालना पड़ेगा, ये हमारे लिए बेहतर होगा। बजाय इसके कि आप जिस तरह आपने सीखा है कि ट्रेजेडी की डेफिनेशन ही चेंज कर दो, ट्रेडिशनल की डेफिनेशन ही चेंज कर दो, अपने अपने देवता की डेफिनेशन ही चेंज कर दो, जैसे आपने ये सीखा है, तो आप फ्रेंडशिप की डेफिनेशन तब्दील नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप? फ्रेंडशिप में किस चीज़ की कमी है? कमी है सिर्फ निकाह की और अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट तो आजकल वैसे हो जाती है, क्लास के अंदर ही पता होता है कि हाँ जी कौन सी लड़की कौन सा लड़का। ये मैं जदीद एलीट जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज है उनकी बात कर रहा हूँ, सबको अनाउंसमेंट होती है। सर पहले तो ये फ्रेंडशिप लड़की लड़की फ्रेंडशिप को कितना बुरा समझा जाता था, अब तो ये भी कॉमन है। अब तो बड़ी कॉमन है, अब तो टीवी के ऊपर आके बता रहे होते हैं कि हाँ जी हमारी फ्रेंडशिप है, ये है वो है, सब कुछ खुलेआम। कहते मैंने अपने फलां नंबर को डेडिकेट करना, फलां फ्रेंड को डेडिकेट। अच्छा, ये भी हो रहा होता है। सॉन्ग्स कहते हैं डेडिकेट करना, ये बात डेडिकेट करनी है उनको। मेरे बेटा ना सुना करो तुम लोग जल्दी अशा की नमाज के बाद सो जाया करो तुम लोग। सुबह नूर हजूर के टाइम उठ के फिर पढ़ा करो, नमाज पढ़ के अपना पढ़ा करो अपना। तुम ऐसा ना सुना करो, वहाँ पर सारी ये बातें करते हैं, ऐसी फ्रेंडशिप वाली बात। चलो मेरा बेटा ये सर आपने मकरुल आतिफ असलम के स्टाइल में गाना है, जाकिर नाइक वाली का। चलो मैं वापस आ गया हूँ, चलो खोलो देखो क्या है। कहाँ से जी? Then discusses bracket theater and tells us why rejected the, यही है? The principle of historicization is a fundamental part. Page number 271? Yes, sir. अच्छा 271. Second paragraph, line number 71. The principle. In the same way another, यही से? दो लाइनें पढ़ ली हैं। अच्छा, the principle of historicization is a fundamental part of the Marxist aesthetics developed by the German modernism theater practitioner bracket Bertolt Brecht। तो जी उसे कोई और बात नहीं की, ये जो हिस्ट्री में कैरेक्टर लेकर एस्थेटिक सेंस के साथ से पेश करना है, ये ब्रैकेट की टेक्निक है जो कि मार्क्सिस्ट है। द कंटेंट ऑफ मैनी ऑफ हिज प्लेस, ये हिज है, his plays dealt with functional tellings of historical figures or events। लो जी, अब समझे कि उसके ड्रामाज जो हैं इस तरह टेल किए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिसमें फंक्शनल चीज़ें बताई जाती हैं और हिस्टोरिकल फिगर बताए जाते हैं इवेंट्स में। His idea was that if one were to tell a story from a time that is contemporary to an audience, they may not be able to maintain the critical perspective he hoped to achieve। अगर वो करेक्टर कंटेम्प्रेरी टाइम में से लिया जाएगा, मौजूदा वक्त से लिया जाएगा, तो हो सकता है आज उसके ऊपर
क्रिटिकल तवज्जो ना दे सकें। अगर पास्ट का होगा तो वो कहेंगे ये तो पास्ट का है, हो चुका है, माजी की बात है, उसको क्रिटिकल व्यू देने के लिए रेडी भी होंगे। इंस्टेड he focused on historical stories that had parallel themes to the social ills he was hoping to eliminate in his own time. उसके दौर के अंदर जो मौजूद इल्स हैं, इवल्स हैं, वो पास के किसी हिस्ट्री के कोई इवेंट में अगर ऐसे इवल्स मौजूद हैं तो उनको लेकर उस इल को जो है ना वो खत्म करने की कोशिश की जाती है या उसको वाजे करने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों को पता चल जाए। He hoped that in viewing these historical stories from a critical perspective, the contemporary issues Brackett was addressing would be eliminated, खत्म हो जाएंगे to the audience. Eliminated. चलिए, ऑडियंस को वाजे शऊर हो जाएगा, उसका पता चल जाएगा कि ये इल्स मौजूद है। In one of his first production, Brackett famously put up signs, "Don't stare so romantically." जब पहली बार उसने प्ले चलाया है तो उसने उसके ऊपर लिखा है कि "Don't stare so romantically." आपकी बात का जवाब आ गया है वो कि जी लोगों को कैसे पता, लोग चिढ़ खा जाएंगे। तो ड्रामे के शुरू में ही बता दिया जाता है कि जी आपने बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना, रोमांटिकली नहीं देखना। His manner of stagecraft has proven both fruitful and confusing to those who try to produce his works or works in his style. जिन्होंने भी स्टाइल को अपनाया है वो जरा कंफ्यूज हो गए हैं या वो फ्रूटफुल भी हुए हैं, पॉसिबल है जिन दूसरे ड्रामेटिस्ट ने अपनाया है। His theory of theatre has heavily influenced modern theatre. Some of his innovations have become so common that they have entered the theatrical canon. Canon का मतलब होता है ट्रेडिशन। जो theatrical canon है, theatrical जो एक रविश है, जो सोच है, उसके एंटर हो गए। अब इट्स मीन नॉट दैट द Bertolt Brackett is the only and absolute modern dramatist. समझे बात को? अब ये लाज़म नहीं है कि बर्टोल्ट ब्रैकेट ने जो कुछ कर दिया वही मॉडर्न है, नहीं, वो तो एक थ्योरी है ना। इसके अलावा कई और थिएटर हैं, आपको पता है ये ब्रैक्टन थिएटर है या एपिक थिएटर है। इसके अलावा कई ड्रामाज और कई और थिएटर भी मशहूर हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा सारे। उसके पूरे पूरे ड्रामाज है जो आप पढ़ेंगे उन थिएटर्स के ऊपर। भाई उसको कहते हैं इस थिएटर में चलने वाला ये जो है ड्रामा, ये इस थिएटर का नाम ये होता है। So Brackett's work and ideas about theatre are generally thought of as belonging to modernism. Modernism is a trend of thought which affirms the power of human beings to make, improve, and reshape their environment with the aid of scientific knowledge, technology, and practical experimentation. There is recent thought that he is the forerunner of contemporary post-modern theatre practice. अब ये कहा जाता है कि इस जो मॉडर्न थिएटर है उसकी बुनियाद इस बात पर है कि इंसान ताकतवर हैं और वो रिशेप कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, क्या जो चीज़ चाहें, जिस तरह से चाहें। This is particularly so because he questioned and dissolved many of the expected practices of theatre of his time and created a political theatre. इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्रैकेट है ये पोस्ट मॉडर्न है और इसीलिए उसने थिएटर जो बनाया वो पॉलिटिकल थिएटर है और बाकी सारे तर्क करके पॉलिटिकल थिएटर बनाया। पॉलिटिकल थिएटर इज ड्रामा और परफॉर्मिंग आर्ट विच एम्फसाइजेस a political issue or issues in its theme or plot that involve the audience in understanding its learning. Moreover, he was one of the first theatre practitioners incorporate a multimedia into the semiotics. Semiotics is the study of sign,
both individually and grouped in sign system of theater. समोटे को भी इंट्रोड्यूस किया, साइन दिए उसने, साइन बोर्ड लगाए, इस तरह के काम किए. दैट इज नॉट प्रॉब्लम है. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Raymond's views on tragedy. Question number 1. Raymond's views on tragedy discuss. ओके जी, पाज हो गया. लो जी, पाज हो गया, यहीं पर स्टॉप हो गया. बस इसको आज क्लोज करें बुक्स को. मैं सवाल सुनता हूँ बेटा आपका, रिकॉर्डिंग तो उठा लो यहाँ से. कोई है मेरे को कोई गल करवा ना देना. मेरी नमाज का टाइम भी हो गया, फिर मैं नमाज पहले पढ़ना ले आए हैं. बस करो यार रिकॉर्डिंग.